हेलो दोस्तों, टॉप पर सर्किल में आपका स्वागत है। आज हम सीटेट में बाल विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में अध्ययन करेंगे जो सीटेट में कई बार पूछा गया है। और दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। हम आपके लिए इस तरह का वीडियो हमेशा लाते रहेंगे जो आपको सीटेट में अच्छे अंक लाने में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो आइए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह डी होगा। एंड्रोजन्स और एस्ट्रोजन्स दोनों व्यंग संधि में लड़कियों और लड़कों में विद्यमान रहते हैं। ये दोनों जो है लड़कियां और लड़कों में ही उपस्थित होते हैं। एस्ट्रोजन लड़कियों में होते हैं और एस्ट्रोजन्स लड़कों में होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिकथन पाठ्यचर्या में शैक्षणिक क्षेत्रों को शामिल करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह सी होगा। शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास अंतः संबंधित है। अगला प्रश्न है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। आखिर समीपस्थ विकास का क्षेत्र कौन है? इसका आंसर ये होगा। बच्चों के लिए कार्य बहुत अधिक कठिन होते हैं लेकिन वयस्कों की सहायता से उन्हें स्वयं प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम निर्योग्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसकी ओर संकेत करता है? आखिर यह जो संकेत करता है, यह जो अधिनियम है वह 2005 को में यह जो है शिक्षा का अधिकार अधिनियम निर्योग्यता को संकेत करते हैं। अगला प्रश्न है। किशोर डैश से संबंधित अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समवयस्क दबाव के अनुरूप ढाल लेते हैं। किशोर जो है अपनेपन से संबंधित अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समवयस्क दबाव के अनुरूप ढाल लेते हैं। अगला क्वेश्चन है। बुद्धि के संदर्भ में जी कारक है। आखिर बुद्धि के संदर्भ में जी का क्या अर्थ है? बुद्धि के समान वितरण में मानक विचलन का जो संकेत है वह जी है। अगला प्रश्न है। बुद्धि को मापने के लिए डैश के अलावे निम्नलिखित का विकल्पात्मक रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा सी होगा। शिक्षक का ध्यान आकर्षित करने संबंधित शिक्षार्थी की योग्यता। शिक्षार्थी का योग्यता के द्वारा शिक्षक को ध्यान को आकर्षित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है। शिक्षण के समय एक शिक्षक को डैश के अलावे निम्नलिखित तथ्यों पर अवश्य मनन करना चाहिए। शिक्षण के समय शिक्षक को शिक्षार्थियों के साथ सीखने संबंधी लक्ष्यों की साझेदारी करने में होने वाले समय की हानि की प्रतिपूर्ति करने के अलावे निम्नलिखित तथ्यों पर अवश्य मनन करना चाहिए। तो वह जो तथ्य है वह शिक्षार्थियों के सीखने में जो लक्ष्य संबंधित जो साझेदारी होते हैं उसमें जो समय की हानि होते हैं इस पर भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कोई भी शिक्षक यदि समय का लाभ और हानि शिक्षार्थी को यदि इसका ज्ञान से अवगत कराते हैं तो उसे बहुत ही लाभकारी फायदा हो सकते हैं। अगला प्रश्न है। अपने पाठ्य को शीघ्र पूरा करने के लिए शिक्षक अपनी पसंद की वरीयता वाले शिक्षार्थी समूह से उत्तरों की अपेक्षा करते हैं। यह जो है इसका आंसर सी होगा। अन्य शिक्षार्थियों को समान अवसर से वंचित करता है। यह जो समूह है यदि अपने पाठ को शीघ्र पूरा करने के लिए शिक्षक अपने पसंद की वरीयता वाले शिक्षार्थियों के समूह के उत्तरों की अपेक्षा करती है। यदि कोई शिक्षक किसी भी पाठ में अपनी पसंद की वरीयता वाले शिक्षार्थी समूह को उत्तरों की अपेक्षा करते हैं तो यह जो है अन्य शिक्षार्थियों के समान अवसर से वंचित करता है। मतलब सभी शिक्षार्थी को समान अवसर नहीं मिल पाता है इससे। अगला क्वेश्चन है। लैंगिक भेदभाव को कम करने का एक प्रभावी तरीका हो सकता है। आखिर इसका एक प्रभावी तरीका क्या हो सकता है? तो वह होगा सह शिक्षा विद्यालयों का पुरुष एवं महिलाओं दोनों शिक्षकों सहित संचालन। लैंगिक भेदभाव को कम
तभी किया जा सकता है जब सहशिक्षिका विद्यालयों का पुरुष एवं महिला दोनों शिक्षकों सहित संचालन करता हो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कक्षाओं में विद्यालय छोड़ने की उच्च दर का कारण नहीं है? आखिर क्या कारण है कि प्राथमिक जो कक्षा में विद्यालय छोड़ने की उच्च दर, मतलब अधिक संख्या में बच्चे विद्यालय प्राथमिक कक्षा में छोड़ते हैं, तो आखिर इसका कौन सा कारण नहीं हो सकते हैं? इसका आंसर होगा उचित प्रशिक्षण, शिक्षक प्रशिक्षण का अभाव। यह जो है गलत है, क्वेश्चन का आंसर जो है ये गलत है। उचित शिक्षक प्रशिक्षण का अभाव, यह जो है बच्चे विद्यालय छोड़ने का कारण नहीं हो सकते हैं, इसलिए इसका आंसर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 निम्नलिखित में से किसका निषेध करता है? यह जो निषेध करता है बिना मान्यता के विद्यालय चलाना, यह 2009 के निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थियों में उपस्थित व्यक्तित्व भिन्नताएं डैश को शामिल करने का आधार बन सकती है। आखिर किसको शामिल करने का आधार बन सकती है? तो वह जो है शिक्षण के बहुसंधानों एवं आकलन के बहुसंधानों को शामिल करने का आधार बन सकती है। अगला प्रश्न है, डैश के अलावा निम्नलिखित शिक्षार्थी को अनुदेशन पर नियंत्रण करने देते हैं। किसके अलावे? सूचना को याद करने के लिए विद्यार्थी से कहने, ये जो चीज़ है इसके अलावे जो है निम्नलिखित शिक्षार्थियों को अनुदेशन पर नियंत्रण करने देते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से डैश निर्माणवादी अधिगम स्थिति का हिस्सा बन सकते हैं। आखिर कौन सा जो है अधिगम निर्माणवादी अधिगम स्थिति का हिस्सा बन सकते हैं? तो वह होगा संज्ञानात्मक प्रशिक्षण जो है निर्माणवादी अधिगम की स्थिति का हिस्सा बन सकते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थियों में लोकतांत्रिक जीवन को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षण में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सबसे उत्तम तरीके से किया जा सकता है? इसका जो आंसर होगा बी होगा, सामाजिक अंतःक्रिया सबसे बेहतरीन तरीका है। अगला प्रश्न है, सीखने के व्यक्तिगतीकरण में सहायता करने वाले आकलन की तैयारी करते समय एक शिक्षक द्वारा निम्नलिखित में से किन बिंदुओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए? पहला, समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए आकलन प्रसार उपलब्ध कराना। बी है, आकलन और अभ्यास के बारे में निर्णय लेने में शिक्षार्थियों को शामिल करना। तीसरा है, आकलन की समान तारीख, समय और पद्धति का योजना बनाना। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा डी होगा, जिसमें ए, बी और सी जो है तीनों होगा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से किसी शिक्षक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण माना जाना चाहिए? इसका जो आंसर होगा धैर्य और अध्यावसाय। यह जो है शिक्षक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है, धैर्य रखना और अध्यावसाय, मतलब हर एक अध्याय स्वाध्याय का ज्ञान होना चाहिए, यह शिक्षक का गुण है। अगला प्रश्न है, कक्ष में उपलब्धि अभिप्रेरणा को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षार्थियों को यह बताना चाहिए उन्हें अच्छे ग्रेड के कारण है। मतलब किसी भी कक्षा में कोई उपलब्धि या अभिप्रेरणा को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षार्थियों को यह बताना चाहिए कि उनके अच्छे ग्रेड का कारण, अच्छे अंक का कारण क्या हो सकते हैं। तो उनकी अपनी मेहनत के बदौलत वो अच्छे अंक ला सकते हैं। यदि वो शिक्षार्थी अच्छे से नहीं अध्ययन करते हैं, अच्छे से स्वाध्याय नहीं करते हैं, तो वह अच्छे ग्रेड नहीं ला सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत हो सकता है? अभिप्रेरित का अर्थ होता है उसे किसी अधिगम में प्रोत्साहित करना। इसका जो आंसर होगा वह होगा सी, शिक्षार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। यह जो है अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत होता है। जब शिक्षार्थी किसी भी क्वेश्चन या प्रश्न को पूछते हैं तो यह जो है शिक्षण अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक सीखने को प्रोत्साहित करता है? मतलब सामाजिक सीखने
सामाजिक जो ज्ञान है सीखने को प्रोत्साहित कौन करता है? इसका जो आंसर होगा वो होगा सहयोगात्मक अधिगम जो है सामाजिक सीखने को, सामाजिक ज्ञान को सीखने को प्रोत्साहित करता है। अगला प्रश्न है योग्यता आधारित शिक्षार्थी के समूहकरण को आखिर क्या कहते हैं? योग्यता आधारित शिक्षार्थी के समूहीकरण को जो कहते हैं निरुत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि यह संदेश देता है कि प्रयास की अपेक्षा योग्यता का अधिक मूल्य होता है। अगला प्रश्न है बच्चों में व्यवहारगत समस्याओं को रोकथाम करने में निम्नलिखित में से कौन से सर्वाधिक प्रभावशाली है? आखिर कौन सा सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है? तो इसका आंसर होगा बी, समस्या बालक को द्वंद्व से निपटने के आक्रामकता रहित तरीके उपलब्ध कराना चाहिए। अगला प्रश्न है बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से सही स्थिति कौन सी है? बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से सही स्थिति कौन सी हो सकती है? आखिर इसका जो सही स्थिति होगा वो कौन होगा? वो होगा एक, किसी भाषा के स्थानीय भाषी त्रुटियां करते हैं जबकि अस्थानीय भाषी गलतियों या चूक करते हैं। अगला प्रश्न है सीखी हुई व्यवस्था एक स्थिति है जहां, आखिर सीखी हुई व्यवस्था एक स्थिति है जहां क्या हो सकते हैं? शिक्षार्थी यह अनुभव करते हैं कि वे फेल हो जाएंगे क्योंकि अतीत में लगातार फेल होते आए हैं। यदि जो लगातार फेल होते आए हैं तो शिक्षार्थी का यह अनुभव करते हैं कि वे फेल हो जाएंगे। अगला प्रश्न है स्वीलिन विकार ऑटिज्म में शामिल है। आखिर यह जो विकार है इसमें कौन शामिल है? तो दूसरों के साथ संबंध जोड़ने की निर्योग्यता। यदि दूसरे के साथ संबंध नहीं जोड़ते हैं, यह जो है स्वीलिन विकार या ऑटिज्म में के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है वह गतिक वाक विकार जो बोलने को प्रभावित करता है डैश कहलाता है। गतिक वाक मतलब बोलने में जो परेशानी होता है, वह जो है बोलने में जो ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है, उस विकार को जो हम कहते हैं अप्रेक्सिया। और यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। अप्रेक्सिया जो बोलने संबंधित विकार में जो दोष हो या बोलने में परेशानी हो, इस तरह का विकार जो है वह अप्रेक्सिया के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1996 के अंतर्गत विकलांगता शब्दावली की परिधि के भीतर आ जाता है? तो कौन शब्द 1996 के अंतर्गत विकलांग शब्दावली के परिधि के अंदर आ जाता है? तो वह है स्वीलिन विकार। यह विकार जो है 1996 के अंतर्गत विकलांगता शब्दावली के अंदर आते हैं। अगला प्रश्न है अधिगम निर्योग बच्चे सामान्यतः प्रदर्शित करते हैं डैश प्रदर्शित करते हैं। आखिर सामान्यतः क्या प्रदर्शित करते हैं? वह जो है प्रत्यक्षणात्मक विकार को प्रदर्शित करता है। जो भी अधिगम सीखने योग्य नहीं हो तो वह जो है प्रत्यक्षणात्मक विकार को दर्शाता है या प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अक्सर बच्चों को कुसमायोजन की ओर ले जाता है? आखिर कुसमायोजन की ओर कौन ले जाते हैं? तो वह है एकाएक कार्य करने का स्वभाव। कोई भी जो है कार्य को यदि आप एकाएक करते हैं तो वह जो है अक्सर बच्चों को कुसमायोजन की ओर ले जाता है। सो दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए हमेशा इस तरह के वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे जो सीटेट में अच्छे अंक लाने में बहुत ही मददगार साबित होंगे। और आप यदि इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आप सीटेट में बाल विकास में 30 में 30 ला सकते हैं। सो दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। सो थैंक्स।